सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित भुगतान विवाद 4 राज्यों के बीच लगभग 30 वर्षों से चल रहा है। ये 4 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हाल ही में इन भुगतान दावों का समाधान वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर भी साइन हुए हैं। ये साइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुए हैं। साइन किसके द्वारा किए गए हैं? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इनके बीच विवाद समाधान के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना को लेकर के जो भुगतान संबंधी विवाद थे वे क्यों खड़े हुए, इसका मुख्य कारण क्या था। चलिए इसके मुख्य कारण को जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि सरदार सरोवर बांध परियोजना वस्तुतः है क्या। ये नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बांध है जिसका शिलान्यास कब किया गया था? इसका शिलान्यास किया गया था 5 अप्रैल 1961 को। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। फिर 1979 में जो विश्व बैंक है उसका आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के वित्त पोषण विकास कार्यक्रम में ये सरदार सरोवर बांध परियोजना शामिल करनी गई थी। इसके जल का बंटवारा किस प्रकार से होता है? इसके जल का बंटवारा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार होता है इन 4 राज्यों में यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। वस्तुतः इस बांध परियोजना की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि इन 4 राज्यों में पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, बड़ी कृषि भूमि को सिंचित किया जा सके यानी सिंचाई के दायरे को बढ़ाया जा सके और साथ ही इससे बिजली भी उत्पन्न की जा सके यानी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। ये इस बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट था, आप ये जानते हैं। विवाद क्यों उभरा? विवाद उभरने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इस बांध का निर्माण आप देख रहे हैं कि गुजरात में हो रहा है। तो एक कारण तो यही था कि बांध का जो निर्माण है वो गुजरात में हुआ था। तो एक तो इसकी लागत को पूरा करने के लिए जो ऋण लिए गए और ऋण पर जो ब्याज था, तो ब्याज से संबंधित देनदारियों का बंटवारा किस प्रकार से हो, इसको लेकर के विवाद हो गया। एक तो विवाद का कारण यह था। दूसरा का कारण क्या था? दूसरा कारण था जल के बंटवारे को लेकर। जल के बंटवारे को लेकर के विवाद क्यों हुआ? क्योंकि डैम का निर्माण तो गुजरात में हुआ लेकिन इसका जो ज्यादातर डूब क्षेत्र है यानी डैम के पीछे जो पानी जमा होता है उसको डूब क्षेत्र कहते हैं, वो ज्यादातर डूब क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहां पर किसानों का विस्थापन ज्यादा हुआ, इसलिए इन्होंने कहा कि इनकी जितना एक प्रकार से उसी प्रकार से हिस्सेदारी, क्योंकि डूब क्षेत्र इनमें ज्यादा आता है इसलिए जल वितरण में निश्चित रूप से इनकी हिस्सेदारी उसी प्रकार से तय की जानी चाहिए। तो इसलिए भी विवाद हो गया। तीसरा विवाद क्या हुआ कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों का, आदिवासियों का, किसानों का इस परियोजना के कारण विस्थापन हुआ। तो विस्थापन के बाद पुनर्वास किस प्रकार से करना है और पुनर्वास का खर्च किस प्रकार से उठाना है, क्योंकि ज्यादातर डूब क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में था, इसलिए इस खर्चे का वितरण किस प्रकार से करना है इस पर भी विवाद हुआ। फिर एक विवाद यह था क्योंकि इस डूब क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र भी शामिल हुआ, तो किसानों को मुआवजा भी देना था। तो इस मुआवजे को प्रदान करने की शर्तें क्या हो, इस मुआवजे को किस प्रकार से बांटा जाए, इस पर भी विवाद हुआ। इसके एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि सरदार सरोवर डैम की जो ऊंचाई है वो समय के साथ बढ़ाई गई है। किस प्रकार से बढ़ाई गई है? जैसे वर्ष 2001 में इसकी ऊंचाई को बढ़ा करके लगभग 90 मीटर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति प्राप्त हो गई। फिर वर्ष 2004 में इसकी ऊंचाई को बढ़ा करके 110.4 मीटर करने की अनुमति प्राप्त हुई। फिर वर्ष 2006 में इसकी ऊंचाई 121.92 मीटर करने का भी सेटलमेंट हो गया। फिर वर्ष 2014 से लेकर के, और आप कह सकते हैं 14 में अनुमति प्राप्त हुई और फिर 17 में उस अनुमति के हिसाब से उद्घाटन हुआ, ऊंचाई इसकी 138.68 मीटर हो गई। इसके कारण आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का दावा है
कि इस ऊंचाई बढ़ने के कारण उसकी लगभग 4800 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में चली गई और इसके लिए उसने गुजरात पर लगभग 5500 करोड़ रुपए का दावा कर दिया। तो इस प्रकार से दावे बढ़ते चले गए। अब इन सभी विवादों का समाधान वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से किया जाएगा, इस बात पर फैसला हो गया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस फैसले में महाराष्ट्र के ऊपर जो दावा किया जा रहा था 2000 से 3000 करोड़ रुपए का, उस दावे को वापस ले लिया गया है और महाराष्ट्र को अब 27 करोड़ रुपए भुगतान करना होगा। एक फैसला। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तरों पर सेटलमेंट इसका किया जाएगा ताकि सभी राज्य जो है, सभी राज्य के लोग पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, सभी को बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और जो किसानों का, विस्थापित लोगों का पुनर्वास हो रहा है वो भी संतुलित तरीके से, सही तरीके से हो सके। इसलिए सेटलमेंट करने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें किस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो भविष्य में देखा जाएगा। और ये वस्तुतः सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भारत में। ये आप किसी भी परीक्षा, आरएएस की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में इसे पेश कर सकते हैं। इस केस को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में दो स्तरों पर सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर सरकार है और संघ और राज्य के स्तर पर सरकार है अलग अलग। तो इन सरकारों की शक्तियां भी निर्धारित हैं संविधान के अनुसार। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची के अनुसार शक्तियां निर्धारित है कि राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में ये सारी चीजें दी गई हैं। और अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका फैसला स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। तो इसको हम कहते हैं संघवाद। जब केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता चला जाता है अलग अलग मुद्दों पर, तो उस चीज को कहते हैं हम सहकारी संघवाद। तो 4 राज्यों के बीच संघ की सहमति से, संघ की उपस्थिति में ये एक समझौता हुआ है ताकि विवादों का समाधान कर लिया जाए। इस सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, क्योंकि ये आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में उपलब्ध है। इसलिए आप कहीं पर भी स्थित हैं, रहते हैं, चाहे आप जयपुर के आसपास रहते हैं तो ऑफलाइन मोड की क्लासेस आप ले सकते हैं, और जयपुर के आसपास नहीं रहते हैं तो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव ऑनलाइन मोड की क्लासेस आपको मिलेगी। 20 से 22 माह में पूरे पाठ्यक्रम का कवरेज हो जाएगा। 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी। साथ ही जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस में आप एक क्लास को 3 वर्षों तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उससे इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। किसी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लेना है बिना हिचक के। चलिए अब देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।